इन्वेस्टमेंट सवाल है। ये पेज नंबर 50 पे क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर रहा था आप लोगों ने, नहीं करते हो? ये टेबल बना लिया, इसका टोटल लिख लीजिएगा जरा आउटपुट पे। 60 तो कल से रिलेटेड कंफ्यूजन नहीं, तो कल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बचे। चलो फिर कंप्लीट कर देंगे, यूनिट बता दें क्या करें। 2 पॉइंट सॉल्व करना जरा प्लीज सर। पॉइंट 1 पहले कॉस्ट एलोकेशन कर दें। वेटेड एवरेज मेथड में कॉस्ट एलोकेशन करते हुए आपको सिर्फ पर यूनिट रेट और इक्वल यूनिट्स का टेबल देखना है और कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो फिनिश गुड्स के सामने फाइनली आउटपुट सारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट 3 में जो यूनिट्स जा रहे हैं उनकी टोटल कॉस्ट कैसे आ सकती है यूनिट्स बोले से। अब डेफिनेटली ब्रेकअप लिखा तो होगा, लेकिन अगर ब्रेकअप का फाइनल टोटल दोनों तरफ सेम हो गया तो टाइम सेव किया जा सकता है। वेटेड एवरेज के केस में ये टोटल टेबल में सेम हो जाता है और देयरफॉर मल्टीप्लाइड बाय 3.01 हो जाएगा। क्लोजिंग फिनिश गुड्स के जो यूनिट्स हैं 8000, वो भी मल्टीप्लाइड बाय 3.01 हो सकते हैं। दोनों कॉलम्स में दोनों टेबल के कॉलम्स में दोनों टेबल के कॉलम्स में यूनिट सेम आ रहे हैं। वर्क इन प्रोसेस फाइनल करें। 4000 मल्टीप्लाइड बाय 2.75 and 2000 multiplied by 0.26। करिए तो जल्दी करें। ये ठीक है बेटा, होना चाहिए। आप लोगों ने कर ली कंप्लीट? आंसर आ जाएंगे सर 180, 600, 180, 600, 24,000, 080, 11,000, 5,000। कंप्लीट करने लगे। रिवाइज किया प्लीज जाकर, कंफ्यूजन तो नहीं है। रेट जब पूरा राउंड अप हो जाएगा सर तो
लेजर के दोनों कॉलम से बैलेंस हो जाएंगे, अदरवाइज इमटेरियल डिफरेंस रह जाएगा। ये भी चीज बिल्कुल फाइनल रखना है। अब रेट क्योंकि एग्जैक्टली राउंड अप हुआ है तो 60,000 के सामने 180,600, 24,080 and 11,540 करके देखिए 216,233। जी हॉर्नबिल का क्या बना था? 3D में बस एक मसला था, वर्क इन प्रोसेस की जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन दी गई थी। पेज नंबर बताइए। पेज नंबर 76 है। बल्कि पहले पेज नंबर 77 पे क्वेश्चन करना था, फॉर्मूला लिमिटेड, उसके बाद फिर टाइम निकालते हैं उसके हॉर्नबिल के लिए। CD वर्क इन प्रोसेस के अलावा तो नहीं मसला। तो पहले जरा पेज नंबर 77 पे आने तो फॉर्मूला लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन करना, बाद फिर वो हॉर्नबिल की बात आपने कर ली। Page number 77, question by the name of Paul. पढ़ना शुरू करें क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आप लोगों ने कर लिया हॉर्नबिल? क्लोजिंग के अलावा इशू तो नहीं? जी सर, पॉल लिमिटेड सर, इसकी जरा एक सेकंड रिक्वायरमेंट ढूंढना था नेक्स्ट पेज। गेम ऑन करें सर, रिक्वायरमेंट ए का मतलब बताएं। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स का जो टेबल है वही स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बनेगा। सेकंड प्रोडक्ट कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट पर यूनिट की वर्किंग है। इवैल्यूएशन ऑफ आउटपुट का मीनिंग लिखना ब्रैकेट में, कॉस्ट एलोकेशन है। तो इस तरह से अगर वर्ड्स एग्जामिनर यूज करे तो पता होना चाहिए। The statement of evaluation of output simply means cost allocation और finally फिर प्रोसेस अकाउंट है। हमें डेफिनेटली पहले प्रोसेस अकाउंट ही बनाना पड़ेगा और फिर अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट, लेकिन एग्जामिनर के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसी सीक्वेंस में होनी चाहिए। तो एक पेज छोड़ के फिर प्रोसेस अकाउंट बनाए, ठीक है, लेकिन प्रोसेस अकाउंट बना होगा तो शायद हम फर्दर वर्किंग कर सकें। आगे पिछले पेज पे प्रोसेस अकाउंट ध्यान रखें। क्वेश्चन Paul Limited manufactures two joint products X and Y from a single production process। एक joint products की बहस आएगी, लेकिन जितनी जरूरत पड़ेगी वो मैं रिवाइज करा देता हूँ। और प्रोसेस कॉस्टिंग ध्यान रखें। सिंगल प्रोडक्शन प्रोसेस है सर। रॉ मटेरियल बेंच is added at the beginning of the process। रॉ मटेरियल कब ऐड हो जाता है? जैसे नॉर्मल सिचुएशन भी सबसे पहले रॉ मटेरियल लगेगा, फिर उस पर लेबर ओवरहेड्स लगेंगे। लेकिन वो अगर बताए कि रॉ मटेरियल फॉर एग्जांपल इवनली लगता है तो शायद ये भी पॉसिबल है, लेकिन यहाँ वो क्या कह रहा है? क्या कह रहा है सर? इंस्पेक्शन इज परफॉर्म्ड व्हेन द यूनिट्स आर 50% कंप्लीट। यूनिट्स को इंस्पेक्ट करने का भी कॉन्सेप्ट होता है। इंस्पेक्शन से मुराद कि आपने यूनिट्स को चेक किया है कि उसमें से गुड यूनिट्स कितने हैं और लॉस्ट यूनिट्स कितने हैं। इंस्पेक्शन स्टेज पे अगर गुड यूनिट्स आइडेंटिफाई होंगे उन्हें तो फिर आप पूरा करेंगे, लेकिन अगर कोई लॉस्ट यूनिट्स होंगे तो फिर इंस्पेक्शन स्टेज पे आप उन्हें बाहर निकाल देंगे ताकि बाकी खर्चा फिर ना हो। तो इंस्पेक्शन का क्या मकसद होगा? लॉस आइडेंटिफाई करना। तो किस स्टेज पे इंस्पेक्शन हो रही है? 50% कंप्लीशन पे इंस्पेक्शन हो रही है। अब ये कुछ जरूरी है 50% पे ही हो? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंट भी हो सकता है। ये भी हो सकता है इंस्पेक्शन स्टेज एंड में हो रही है।
इंस्पेक्शन स्टेज 80% पे हो, 70% पे हो। इस क्वेश्चन में क्या है, 80% कंप्लीशन पे है। लेकिन अगर पिछले लाइन को बीच में शामिल किया जाए तो क्या इंस्पेक्शन जो 50% कंप्लीशन पे हुई होगी, मटेरियल लग गया होगा? मटेरियल सारा लग गया होगा या 50% लगा होगा? मटेरियल सारा क्यों लग गया होगा? बिगिनिंग में लग गया था। आगे चलें, अगला सेंटेंस अंडरलाइन करें। Expected loss from rejection is estimated at 10% of the tested units. ये कौन सा लॉस है? एक्सपेक्टेड लॉस कौन सा लॉस होता है? तो नॉर्मल लॉस अगर 100 यूनिट्स टेस्ट किए जाएंगे तो उनका 10% एक्सपेक्टेड। आगे चलें, बाकी फिर वर्किंग करता हूँ। Following details are available for the month of 2003 May. ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के 15,000 यूनिट्स हैं और 90,000 मटेरियल लग गया हुआ है और 25,000 की कन्वर्जन लग गई हुई है 15,000 यूनिट्स को। सही है? क्या ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट का ब्रेकअप है? एक क्वेश्चन 5 से हो जाएगा? नहीं, वो तो अभी हम नहीं कह सकते, नो तो कहना मुनासिब नहीं है। किससे हो जाएगा इंशाल्लाह? से करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की अमाउंट का ब्रेकअप मिल गया है, तो वेटेड एवरेज से तो हम कह सकते हैं हो जाएगा। 5 से अभी हम शायद कंक्लूड नहीं कर सकते, आगे पढ़ना पड़ेगा इसको। उसके लिए क्या देखना होता है? ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन देखनी है। फिर देन कॉस्ट ऑफ द फॉर द मंथ है मटेरियल कन्वर्जन, ये डेबिट साइड पे लेजर में लिखेंगे। ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स है, प्रोडक्ट एक्स बनी है, प्रोडक्ट वाई बनी, आउटपुट है। लॉस ड्यू टू रिजेक्शन है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट पेज पे है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आर 75% कंप्लीट। अब दोबारा पिछला पेज देखें, 5 से भी हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, नॉर्मल लॉस इज सोल्ड एट अ स्क्रैप रेट ऑफ 1.5 रुपीज पर यूनिट, रिकवरी वैल्यू है। नंबर 3, प्रोडक्शन कॉस्ट आर एलोकेटेड टू जॉइंट प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ वेट ऑफ आउटपुट। ये फिर जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करने के दो मेथड्स होते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी मेथड होता है, दूसरा सेल वैल्यू सेपरेट पॉइंट मेथड होता है। उसमें से कौन सा कह रहा है? वेट ऑफ आउटपुट की बात कर रहा है। नंबर 4, कंपनी यूजर्स वो तो दोनों मेथड से सकता है, लेकिन एग्जामिनर ने कौन से मेथड से चाहा है? ठीक है, रजिस्टर करना। अमाउंट का ब्रेकअप भी है, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी है, लेकिन पॉइंट नंबर 4 में फाइनली एग्जामिनर कहता है वेटेड एवरेज मेथड अडॉप्ट करें। कंपनी यूज करती है वेटेड एवरेज मेथड, देयरफॉर वेटेड एवरेज ध्यान में रखिएगा। एक फर्स्ट पेज छोड़ दें, फर्स्ट 3 रिक्वायरमेंट्स के लिए प्रोसेस अकाउंट बनाता है। हम फर्स्ट प्रोसेस में हैं या सब्सिक्वेंट प्रोसेस में? है ही कौन, कितने प्रोसेसर? एक ही प्रोसेस है, हम उसी में है, सिंगल प्रोडक्शन प्रोसेस है फर्स्ट लाइन में। अरेंजमेंट कराएं सारी चीजों, फुल कंसंट्रेट कीजिएगा, गेम फिर होना है। ब्रॉड डाउन यूनिट्स बताएं, ब्रॉड डाउन यूनिट्स की अमाउंट बताएं। 90 लिखूं या 25,000 लिखूं? दोनों कैसे लिखूं? 115,000 ब्रेकअप भी लिखें, 90,000 25,000 मटेरियल कन्वर्जन।
दो लाइनें छोड़ के आगे लिखिएगा, बताता हूँ 2 लाइनों में क्या करना है। मटेरियल कितना है? 547 1 to 5। कन्वर्जन के रुपीज हैं 228 875। ठीक है सर, इनपुट क्वांटिटी ढूंढना। इनपुट क्वांटिटी 15,000 है तो सही है, तो एक ही चीज है ये। 15,000 क्या है? ये तो पिछले पीरियड से है, फर्दर यूनिट्स इनपुट हुए उसकी अब इंफॉर्मेशन मिली नहीं, आगे देखते हैं, हो सकता है। ये आउटपुट क्वांटिटी फिनिश गुड्स है, एक ही प्रोसेस है, फिनिश गुड प्रोसेस, सॉरी प्रोडक्ट एक्स है और प्रोडक्ट वाई है। 50,000 एंड 25,000। डन सर। इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई है, लॉस कहां लिखा? कौन सा लॉस है? नॉर्मल लॉस। ये कौन सा लॉस है? 12,500 क्या है? ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ में जाए, थर्ड लाइन पढ़े। 10% एक्सपेक्टेड है, तो ये 12,500 एक्सपेक्टेड ही तो है। हो सकता है एक्सपेक्टेड ही एक्चुअल हो, लेकिन क्या कम ज्यादा भी हो सकता है। तो ये कौन सा 12,500 कौन सा? ये एक्चुअल लॉस। सोचा एक्सपेक्टेड। अगर फॉर एग्जांपल पर थर्ड लाइन ना होती तो हम इसी को क्या समझ के लिख लेते हैं, इसी एक्चुअल को एक्सपेक्टेड समझ के लिख लेते हैं। हिम्मत करें सर। लेकिन अब थर्ड लाइन में हमें परसेंटेज अवेलेबल है, हम उस परसेंटेज की बेस पे पहले एक्सपेक्टेड निकाल लेंगे। अगर वो एक्सपेक्टेड 12,500 यूनिट्स आ गए तो फिर एक्सपेक्टेड ही एक्चुअल है, लेकिन हो सकता है कि एक्सपेक्टेड लॉस एक्चुअल से कम या ज्यादा हो जाए। कम भी हो सकता है, एबनॉर्मल गेन हो सकता है, और ज्यादा भी हो सकता है, एबनॉर्मल लॉस भी हो सकता है। तो तीनों पॉसिबिलिटीज हैं, कौन कौन सी? नॉर्मल एक्चुअल के बराबर आ जाए, नॉर्मल एक्चुअल से कम या ज्यादा हो जाए, कम भी हो सकता है। अगर नॉर्मल एक्चुअल से ज्यादा है तो नॉर्मल गेन होगा, और अगर नॉर्मल एक्चुअल से कम है तो अब नॉर्मल लॉस भी हो सकता है। तो फिलहाल 12,500 कहाँ लिखे? 12,500 है क्या फाइनल, ये बता दो। कौन सा लॉस है? एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस, तो एक्चुअल लॉस लेजर में कहाँ लिखते हैं? एक्चुअल लॉस हम लेजर में कहीं भी नहीं लिखते। एक अजीब सी बात आपको लगेगी, हमने आज तक कभी एक्चुअल लॉस नहीं लिखा, इकट्ठा नहीं लिखा, इकट्ठा नहीं लिखा, लिखा है लेकिन कैसे लिखा है? आंसर नंबर 1 ढूंढना जरा। जी चलिए फाइनल करके बात खत्म करें। आंसर नंबर 1 ढूंढना, पहला आंसर, बहुत पीछे जाए। प्रोसेस 1, प्रोसेस 1 में एक्चुअल लॉस 700 है। नजर तो कहीं नहीं आ रहा, ब्रेकअप नजर आ रहा, कैसे नजर आ रहा? नॉर्म एक्सपेक्टेड था 600, हो गया है 100। 100 क्या है? एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, टोटल 700। प्रोसेस 2 देखें, एक्चुअल लॉस है 485। एक्चुअल लॉस 300 कैसे आ गया? तो
300 इकट्ठा नहीं लिखा हुआ, 485 के, सॉरी 485 435 430 अच्छा 430 के एक्सपेक्टेड 130 के लेस देन एक्सपेक्टेड, व्हाट इज एक्चुअल, तो 300 कहीं नहीं लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रोसेस एक्स ढूंढो। प्रोसेस एक्स में एक्सपेक्टेड लॉस कितना है, 400, अब एक्सपेक्टेड कितना, एक्चुअल कितना है, 600, तो हम एक्चुअल इकट्ठा नहीं लिखा हुआ, हमने ब्रेक किया हुआ। प्रोसेस वाई देखें, 485 के एक्सपेक्टेड, 185 के लेस देन एक्सपेक्टेड, एक्चुअल कितना 300, तो नेट ऑफ हो गया वहां। एक काम और कर लें, जरा क्वेश्चन नंबर 7 देखें, बाकी फिर बीच में देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 8 बल्कि पहले देखें, तो परसों किया पहले 8 में 500 कौन सा लॉस है, एक्चुअल कितना, उतना ही क्यों है, ना अबव एक्सपेक्टेड है ना बिलो एक्सपेक्टेड है, ना नॉर्मल लॉस है ना नॉर्मल, तो इसका क्या मतलब है, 500 एक्सपेक्टेड भी था और एक्चुअल भी था। हमने इसे कौन सा समझ के लिखा है, एक्सपेक्टेड समझ के लिखा है, लेकिन डिफरेंस ना होने का मतलब ये एक्चुअल भी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, कल वाली क्वांटिटी कितनी थी, 3000 कौन सा लॉस है, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल सेम क्यों है, ना अबव है ना बिलो है, फिर इतने यूनिट्स ही लॉस हुए जितने होने चाहिए थे। तो प्लीज हमने एक्चुअल लॉस कभी नहीं लिखा, लिखा तो है एक्चुअल लॉस हमने कभी डायरेक्टली नहीं लिखा, हम एक्सपेक्टेड लिखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल डिफरेंस ना आए फिर वही एक्चुअल होता है, लेकिन अगर एक्सपेक्टेड लिख के डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आ जाए तो इसका मतलब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हुआ है, और अगर एक्सपेक्टेड लिख के डिफरेंस डेबिट साइड पे आ जाए तो इसका मतलब एक्सपेक्टेड से कम। हमने एक्चुअल कभी नहीं लिखा, एक्सपेक्टेड लिख के फिर बैलेंस किया। तो सिमिलरली वापस आए पेज नंबर 77, बताएं 12500 कहाँ लिखा, अब ये तो बता दें यार, ये कौन सा लॉस है सर, एक्चुअल लॉस को कैसे लिखूं, ऐसे नहीं लिखूंगा, पहले मैं एक्सपेक्टेड निकालूंगा फिर डिफरेंस देखूंगा। अगर फॉर एग्जांपल कोई डिफरेंस ना आया तो फिर ये एक्सपेक्टेड ही एक्चुअल होगा, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कह सकते। ये मिला कौन सा है, एक्चुअल मिल गया, ठीक है, तो लिखवाएं किधर लिखो, नहीं अभी नहीं लिख सकते हैं, कंफर्म कर रहा हूँ किस वक्त का हमें इंतजार है, कि पहले एक्सपेक्टेड आए फिर इसकी बहस हो, तो आगे चल रहे सीडी पर। जॉनस सर आपको पता है कि हम किस चीज का भी वेट करेंगे एक्चुअल देखने के बावजूद, नहीं आप लोगों को तो पता है किस चीज का वेट है, एक्सपेक्टेड पता चले, नहीं एक्सपेक्टेड पता चले तो फिर इंशाल्लाह हो जाएगा, वो डेफिनेटली अभी और फिगर्स भी मिसिंग है शायद, लेकिन इस लॉस को मैंने एज इट इसको छोड़ दिया। अब ये एक्चुअल है लेकिन पता नहीं एक्सपेक्टेड कितना, तो उसकी वर्किंग भी रहती है, जब वो वर्किंग हो जाएगी फिर इंशाल्लाह डिसाइड करेंगे कि इसमें से कितना रिमेनिंग आना भी है नहीं। सीडी लिखवा दें या स्पेस रखें थोड़ी सी, यहाँ तक बना लेना चाहिए। ये दो कैसे चला रही है, जी सर एडिशनल फॉर्मेशन में बताएं पॉइंट नंबर 1 का क्या करूं लेजर, एडिशनल फॉर्मेशन पॉइंट नंबर 1 का लेजर बनाते हुए क्या करूं, पॉइंट नंबर 2 का लेजर बनाते हुए फिलहाल क्या करूं, क्या आएगा तो फिर क्या आएगा, एक्सपेक्टेड लॉस आएगा तो उसकी रिकवरी वाली आएगी। थर्ड पॉइंट को एक सेकंड आप इग्नोर रखते हैं, ज्वाइंट प्रोडक्ट की जो बहस है उसकी जरूरत नहीं है आपको, मैं खुद याद कराता हूँ। और नंबर 4 जो है वेटेड एवरेज मेथड हमने यूज करना है, लेकिन अब जरा बोर्ड पे देखें,
क्वांटिटी मैंने हमेशा आपसे की कि पहले बैलेंस करनी है, लेकिन इस लेजर को गौर से देख के बताएं क्या ये लेजर एज इट इज बैलेंस हो भी सकता है? लेजर तभी बड़ा बैलेंस हो सकता है जब एक मिक्सिंग फिगर रह जाए। किसी भी लेजर में अगर एक को बैलेंसिंग फिगर रह जाए, वो तो बैलेंसिंग फिगर के तौर पे निकाली जा सकती है। आप लोगों को पता अभी क्या क्या मिसिंग है? इनपुट मिसिंग नॉर्मली होती है मिसिंग। क्रेडिट साइड पे आउटपुट आ गई हुई है, क्लोजिंग आ गया हुआ है, नॉर्मल लॉस मिसिंग है, और हो सकता है एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन मिसिंग हो। उसका भी हम कुछ सर्टेनिटी से नहीं कर सकते। नॉर्मल लॉस तो मिसिंग है, हो सकता है अबव नॉर्मल लॉस भी लॉस हुआ, अब नॉर्मल लॉस भी आ सकता है और अब नॉर्मल गेन भी हो सकता है। लेकिन ये आप लोगों को पता है कि या लेजर में अब नॉर्मल लॉस होगा या गेन होगा, दोनों भी तो हो सकते हैं। या लॉस एक्सपेक्टेड से ज्यादा होगा, और अगर ज्यादा होगा तो नॉर्मल लॉस होगा, और अगर कम होगा तो नॉर्मल गेन। साइमल्टेनियसली एक लेजर में एट अ टाइम अब नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल गेन दोनों नहीं हो सकते। या क्या होगा, या क्या होगा, या अब नॉर्मल लॉस होगा अगर लॉस एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, या नॉर्मल गेन होगा अगर लॉस एक्सपेक्टेशन से कम है। लेकिन कम से कम दो लॉसेस तो मिसिंग है, या कम से कम इस तरह से कह लेते हैं दो चीजें पहले मिसिंग है। दोबारा सुनिएगा, एक इनपुट साइड और एक नॉर्मल लॉस। क्या ये हो सकता है वैसे ना अब नॉर्मल लॉस हो ना अब नॉर्मल गेन हो? वो कब हो सकता है? मुसलसल मुसलसल गेम ऑन है, मुसलसल। तो दो तो फिगर्स मिनिमम मिसिंग। हो सकता है कि नॉर्मल लॉस या नॉर्मल गेन की थर्ड फिगर भी मिसिंग। तो डेफिनेटली एज इट इज तो इस लेजर को बैलेंस नहीं किया जा सकता, सिर्फ तभी किया जा सकता है जब कोई एक मिसिंग फिगर है। तो कम से कम दो तो मौजूद हैं। कौन कौन सी? इनपुट और नॉर्मल लॉस। अब जो अगली चीज है वो बहुत ज्यादा ध्यान से देखनी पड़नी है, बोर्ड मुसलसल देख रही है। देखिए हमें नहीं अभी पता कि नॉर्मल लॉस कितना है, उसकी यकीनन एक वर्किंग होगी, लेकिन लेट्स अज्यूम फॉर सेक ऑफ डिस्कशन नॉर्मल लॉस 12,500 यूनिट्स निकल आए। हम जब कैलकुलेट करते हैं तो सपोज नॉर्मल लॉस 12,500 हमारी 10% वर्किंग से निकला। मैंने 12,500 किसके सामने लिख दिया? नॉर्मल लॉस क्या समझ के? एक्सपेक्टेड समझ के। एक्चुअल देखें क्या है, अगर यही है तो नॉर्मल लॉस है या नॉर्मल गेन है? फिर कुछ भी नहीं है। इन दैट केस अगर अब नॉर्मल लॉस या नॉर्मल गेन नहीं है तो क्या बस अब इनपुट बैलेंसिंग फिगर रह गई है? एक सेकंड इस सिनेरियो में कैलकुलेट करके दिखाएं इनपुट कितनी। अभी आपने को लिखने की जल्दी नहीं करनी, तीन चार सिनेरियोज मैंने बोलने, पहले गौर से देखना था। अगर फॉर एग्जांपल एक्सपेक्टेड लॉस उतना ही है जितना एक्चुअल लॉस है, तो देन सिर्फ अब इनपुट एक बैलेंसिंग फिगर आएगी, और 82,500 आपके बिहाफ पे मैंने जहन में रख लिया। क्या निकाला आपने? 82,500 इनपुट निकाला। ऑनलाइन स्टोर से करती वर्किंग? अब अगली बात और कंसंट्रेशन। लेट्स अज्यूम जब हम नॉर्मल लॉस की परसेंटेज से वर्किंग करें तो नॉर्मल लॉस आ गया सपोज 10,000। एक्सपेक्टेड लिख रहा हूँ, एक्चुअल एक्सपेक्टेड लिख रहा हूँ। लेट्स अज्यूम जब वर्किंग हमने की तो 10,000 का नॉर्मल लॉस आ गया। अब जरा एक्चुअल लॉस देखें कितना। और सर देख लें यार कितना। नहीं नहीं इस तरह नहीं है ना, एक्चुअल लॉस किधर है? एक्चुअल लॉस किधर है? एक्चुअल लॉस किधर है आपके सवाल में? मैंने कितना एक्सपेक्टेड लॉस अज्यूम किया? डिफरेंस कितना है? 2,500 क्या है फिर? 12,500 क्या है? एक्चुअल लॉस 10,000 क्या था? एक्सपेक्टेड था। 2,500 क्या है? अब नॉर्मल लॉस ये ब्रेकअप बन गया। लेकिन इवन इन दिस केस अगर आप गौर से देखें तो अभी टोटल लॉस 12,500 ही है। इन अदर वर्ड्स इन दिस केस, इवन इन दिस केस आपकी इनपुट की बैलेंसिंग फिगर 82,500
500 ही आएगी। सही कह रहा हूँ? इन दोनों का सम कितना बन रहा है? तो साथी सम कितना बन गया सर? लेकिन यकीनन आप कह सकते 10,000 क्यों है? तो लेट्स अज्यूम 12,000 क्या 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 बजान एक्सपेक्टेड लॉस एक्चुअल कितना है? 12,500। अब नॉर्मल कितना है? अभी भी टोटल कितना है? 12,500। इवन इन दिस केस अगर आप रिवर्स वर्किंग करेंगे तो आपकी इनपुट कितनी आएगी? 82,500 है। तो आप जो भी नॉर्मल लॉस लिखेंगे अगर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है तो क्रेडिट साइड पे फिगर आएंगे एबनॉर्मल लॉस की, और दोनों फिगर्स सम होके एक्चुअल लॉस के बराबर हो जाएंगी। नहीं समझ आए? क्या समझा आपने? अगर नॉर्मल लॉस एक्चुअल से कम हुआ तो जितना कम होगा बैलेंसिंग फिगर नॉर्मल लॉस बनने से क्रेडिट साइड पे 12,500 ही लॉस हो जाना है, और यकीनन ब्रेकअप होना चाहिए अगर वो है। ये मैं नहीं कह रहा कि ब्रेकअप नहीं होना है, ब्रेकअप होना है, लेकिन सम ऑफ लॉस इवन इन दिस केस विल बी 12,500। therefore the balancing figure on debit side of input is 82,500। ठीक है? हो सकता है नॉर्मल लॉस 5,500। अगर आप रेट से मल्टीप्लाई करें तो सपोज एक्सपेक्टेड लॉस कैलकुलेट हो गया सपोज 5,000, एक्चुअल लॉस कितना है? एक्चुअल लॉस कितना है? बार बार 7,000 की बात हो रही नहीं है, एक्चुअल लॉस कितना है, डिफरेंस कितना है, फिर ये क्या है? सॉरी 75। क्या सम वही है? सम वही होने का मतलब क्या है? बैलेंसिंग फिगर वुड रिमेन सेम, लेकिन आखिरी चीज हो सकता है इस लेजर में अल्टीमेटली नॉर्मल गेन हो। अच्छा ये बताइए, सबको पता है कि या नॉर्मल लॉस होगा या नॉर्मल गेन होगा, दोनों नहीं होंगे। दोनों क्यों नहीं होंगे? एक्सपेक्टेशन से या तो ज्यादा होगा या एक्सपेक्टेशन से कम होगा। तो लेट्स अज्यूम एक्सपेक्टेशन से कम लॉस अगर है तो एक्सपेक्टेशन से कम अगर लॉस है तो कंसंट्रेशन देखिए। अब इस केस में अगर मैं ये कहूं कि 12,000 नॉर्मल लॉस है तो ये एक्सपेक्टेशन से कम है या ज्यादा है? नहीं ये एक्सपेक्टेशन ना ये कम है ना ज्यादा, ये एक्सपेक्टेड ही तो है। ये 12,000 करीब है क्या? यही तो एक्सपेक्टेड है। आप 12,500 देख के आप क्या बोलेंगे? आप एक्सपेक्टेशन से कम है, अगर एक्सपेक्टेशन से कम है फिर तो अब नॉर्मल लॉस बनना, अगर पूरे एक्सपेक्टेशन के बराबर है फिर ना लॉस बनना ना गेन बनना। तो अब मैं गेन अगर समझाना चाहता हूँ तो अब गेन अगर समझाना है मैंने तो नॉर्मल लॉस एक्चुअल से ज्यादा होगा या कम होगा? कंसंट्रेशन 12,500 कॉर्ड से देखो, अगर अब नॉर्मल गेन है तो एक्सपेक्टेड लॉस एक्चुअल से ज्यादा होगा या कम? अगर एक्सपेक्टेड लॉस एक्चुअल से कम है 12,000 फॉर एग्जाम्पल, तो 500 क्या आएगा? नॉर्मल लॉस आएगा। मैं और कम कर दूं तो क्या आएगा? मैं पूरा बराबर कर दूं तो क्या आएगा? फिर कुछ भी नहीं आएगा। अब नॉर्मल गेन कब होता है? जब एक्सपेक्टेशन से लॉस कम हो, एक्सपेक्टेशन से लॉस कम हो। तो फॉर एग्जाम्पल जब हमने वर्किंग की, सपोज अब ये सब कुछ assumption से बता रहा हूँ, बाकी एक्चुअली वर्किंग डेफिनेटली भी करते हैं। लेट्स अज्यूम एक्सपेक्टेड लॉस 14,000 था, एक्सपेक्टेड लॉस 14,000 था। अब दोबारा 12,500 देखें, ये क्या है? 12,500 ये एक्चुअल, क्या एक्सपेक्टेशन से कम लॉस? यार एक्सपेक्टेशन तो ये क्या है वो क्या है? वो ये है वो ये है। एक्सपेक्टेड कितना है? 14। एक्चुअल कितना है? एक्सपेक्टेशन से कम है, एक्सपेक्टेशन से बाकी कम है, गलती से ठीक होगी। एक्सपेक्टेशन कितनी है? 14,000। एक्चुअल कितना है? तो कितना कम लॉस हुआ है? ज्यादा हुआ है कम हुआ है? ज्यादा हुआ है। कितना कम हुआ है? किधर लिखूंगा ये कितना लिखूं? 1,500 किधर आएगा?
डेबिट साइड भी आएगी। नॉर्मल लॉस होगा गेन होगा, गेन। लॉस कब होता है, लॉस कब होता है, गेन कब होता है, सॉरी। तो बैलेंसिंग फिगर में नॉर्मल गेन है कितने यूनिट्स, 14,000 यूनिट्स एक्सपेक्टेड थे कि लॉस होंगे, एक्चुअली लॉस 12,500 है, देयरफॉर 1,500 का लॉस नहीं हुआ। 14,000 का भी देखें और 1,500 का भी देखें, क्या नेट ऑफ होके 12,500 ही बनता है, नेट ऑफ होगी ऐड होगी, अब नेट ऑफ क्यों, नेट ऑफ हो जाएगा, तो क्या अभी भी एक्चुअल लॉस 12,500 ही है। आप बताएंगे एक्सपेक्टेड लॉस, लेकिन गेन लाना है, गेन की सिचुएशन अगर डिस्कस करनी है तो एक्चुअल से ज्यादा अज्यूम करूं या कम, एक्चुअल से ज्यादा अज्यूम करूं अगर गेन है या कम अज्यूम करूं, क्या ज्यादा, नॉर्मल लॉस मींस एक्सपेक्टेड लॉस किससे ज्यादा होगा तो गेन होगा। लेट्स अज्यूम 15,000, चलिए एक और मैं कहता हूं फिर आप ही आपको, लेट्स अज्यूम 15,000 इज एक्सपेक्टेड एंड 12,500 इज एक्चुअल, बैलेंस करना 2500 यहाँ आ जाएगा, लेकिन एक चीज अब आपने नोट करनी हुई है, अभी भी नेट इफेक्ट 12,500 ही है और क्रेडिट साइड पे है, ये भी देखो अभी भी 12,500 फाइनली क्रेडिट साइड पे, नेट ऑफ 15,000 से क्रेडिट है, 2,500 से डेबिट है, नेट ऑफ करके 12,500 से क्रेडिट हो रहा है लॉस। सपोज एक दफा फिर गेन लेना 13,000, सपोज क्या है 13,000, एक्चुअल लॉस किधर है, सवाल में 12,500, अब कैसे लेजर बैलेंस करें, 500 नॉर्मल गेन है, अभी भी नेट इफेक्ट 12,500 है। इन अदर वर्ड्स मैंने जो आपकी बात सामने रखने की कोशिश की वो ये है कि चाहे एक्सपेक्टेड लॉस एक्चुअल के बराबर हो, कंसंट्रेट फुल करो, चाहे एक्सपेक्टेड लॉस एक्चुअल के बराबर हो, इन दैट केस देयर इज नो डिफरेंस, किस किस के दरमियान अब कोई डिफरेंस नहीं, अब ना नॉर्मल लॉस होगा ना नॉर्मल गेन होगा, तो 12,500 का लॉस ही क्रेडिट साइड पे, अगर एक्चुअल लॉस एक्सपेक्टेड लॉस के इक्वल है तो बस 12,500 ही क्रेडिट साइड पे होगा और बैलेंसिंग फिगर 82,500 इनपुट होगी। ओके, इस केस में अब नॉर्मल लॉस का गेन क्यों नहीं लिखा मैंने, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, एक्सपेक्टेड एक्चुअल बराबर है, तो इसका मतलब बस यही फिगर है, ना अब लॉस आना है ना गेन आने है, ना लॉस आना ना गेन आना, और देयरफॉर इनपुट ही मिसिंग फिगर है। सेकेंडली, हो सकता है एक्सपेक्टेड लॉस एक्चुअल से कम हो, इन दैट केस ऑब्वियसली अब नॉर्मल लॉस की बैलेंसिंग फिगर आनी है, लेकिन कितनी आनी है, 2,500 आनी है। इन दैट केस, इवन इन दैट केस 12,500 यूनिट्स ही होंगे लॉस के क्रेडिट साइड पे, लेकिन ब्रेकअप तो है, लेकिन टोटल 12,500 ही होगा, विच वंस अगेन मींस कि बैलेंसिंग फिगर ऑफ इनपुट विल बी 82,500। आखिरी चीज, हो सकता है कि नॉर्मल लॉस मोर देन एक्सपेक्टेड हो, सॉरी हो सकता है नॉर्मल लॉस मोर देन एक्चुअल हो, सपोज 14,000, इन दैट केस एबनॉर्मल लॉस की कोई स्टोरी नहीं होगी, इन दैट केस एबनॉर्मल लॉस की स्टोरी क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि एक्चुअल कम है, एक्सपेक्टेड ज्यादा एक्चुअल कम है, इन दैट केस फिर स्टोरी किसकी बन जाएगी, कितना बनता है 1,500। even in this case net effect of these normal losses and normal gain is 12,500 on credit side units। तो चाहे लॉस कितना हो या कितना हो, चाहे लॉस चाहे नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेशन के इक्वल हो, चाहे नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेशन से कम हो,
या ज्यादा हो, नेट इफेक्ट यही है कि एक्चुअल लॉस 12,500 ही है और वो उसका इफेक्ट क्रेडिट साइड पे आता हो। अगर हमने दोबारा देखनी है चीजें तो दोबारा देख लें, दोबारा अपने ज़हन में देखें जो कुछ हमने अभी लेजर्स पिछले देखे थे, एक्चुअल लॉस कहीं इकट्ठा नजर नहीं आता, लेकिन क्या सम या नेट इफेक्ट एक्चुअल के बराबर ही होता है? सम मैंने किस सम अब नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस सम, और नेट इफेक्ट किसका? नॉर्मल गेन और नॉर्मल लॉस। तो नेट इफेक्ट एक्चुअल होता है, प्लस हो के हो रहा हो या नेट हो के हो रहा हो, लेकिन हमने हमेशा एक्सपेक्टेड अलग और डिफरेंस अलग लिखा है और हमेशा ऐसे ही लिखना है। लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम ये बन गया हमारे इस लेजर में कि बहुत सी फिगर्स मिसिंग है। तो उन बहुत से फिगर्स मिसिंग होने के बावजूद हम इस नतीजे तक जरूर पहुंच सकते हैं कि जो भी लॉस आना है हमारे इस लेजर में उसका नेट इफेक्ट 12,500 यूनिट्स होगा ऑन क्रेडिट से। विच मींस फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर पकड़ा जरा, मेरी इन फिगर्स की बेस पे इनपुट निकालेगा। एक सेकंड, फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल लॉस 14,000 और अब नॉर्मल गेन है, ये सेम क्यों आ रहा है? ये 14 और 1500 नेट ऑफ होगी, कितना बन रहा है? ये आप कुछ कह रहे थे? जी आप कुछ कह रहे थे? जब ये नॉर्मल गेन आता है, जी जी, जब नॉर्मल गेन है तो फिनिश्ड गुड्स के भी यूनिट्स बढ़ते हैं। नहीं वो तो ऑटोमेटिकली बढ़ गए होंगे। अगर मैंने 14,000 यहाँ लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 1500 एक्स्ट्रा यूनिट्स है, डेफिनेटली शामिल है, तभी तो इधर है, उधर शामिल है तो इधर है, तभी ये मिसिंग फिगर आ रही है ना। मैंने एक्सपेक्टेड लिखा है, तो एक्सपेक्टेड अगर कम है, सॉरी एक्सपेक्टेड अगर ज्यादा है और कम हुआ है, इसका मतलब फिर फिनिश गुड ज्यादा बनी होगी। तो इसलिए तो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस ऑन डेबिट साइड है। लेकिन जो चीज प्लीज वक्त मैं बताना चाह रहा था वो क्या है, हमने जब ये फिगर्स लिखी लेजर में, तो एज इट इज ये लेजर बैलेंस नहीं किया जा सकता। उसकी रीजन ये है कि कम से कम दो फिगर्स मिसिंग है। कौन कौन सी? इनपुट और लॉस, और हो सकता है तीन फिगर्स मिसिंग हो। कौन कौन सी? इनपुट, नॉर्मल एंड अबनॉर्मल लॉस। और ये भी हो सकता है कि तीन हो, लेकिन वो कौन सी? इनपुट, नॉर्मल लॉस एंड अबनॉर्मल गेन। लेकिन इन आइदर ऑफ द केस 12,500 यूनिट्स ही टोटल लॉस क्रेडिट साइड पे नेट इफेक्ट बने, विच मींस हम कम से कम उस फिगर को, उस इनपुट की फिगर को जरूर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? नहीं एक मिनट सुने, क्रेडिट साइड पे 50,000 है, 25,000 है, ये हमें पता है कि लॉस का टोटल इफेक्ट 12,500, चाहे सिर्फ नॉर्मल लॉस हो सर, चाहे सिर्फ नॉर्मल लॉस हो या अब नॉर्मल लॉस प्लस अब नॉर्मल लॉस हो, अब नॉर्मल लॉस प्लस अब नॉर्मल लॉस हो, या अब नॉर्मल लॉस एंड नेट ऑफ अब नॉर्मल गेन। रिपीट करें तीनों तरफ। नंबर वन, या सिर्फ नॉर्मल लॉस हो, या नॉर्मल लॉस प्लस अब नॉर्मल लॉस हो, या नॉर्मल लॉस माइनस अब नॉर्मल गेन हो। नेट यही होगा। तो अगर नेट यही होगा और क्रेडिट साइड पे होगा, तो फिर यहां से हम फाइनली किस नतीजे तक पहुंच गए कि इन दिस केस 82,500 इनपुट यूनिट्स होंगे। अब 15,000 मैंने कहां से ले लिए? नहीं ये तो क्लियर है प्लीज। एक और चीज बताया जरा बोर्ड पे देख के, मैंने अब 12,500 लेजर में कहीं क्यों नहीं लिखा? ये इकट्ठा नहीं आना, आना इकट्ठा नहीं है। और अभी हमें पता भी नहीं है कि एक्चुअल एक्सपेक्टेड है कितना। एक्चुअल तो पता है, लेकिन एक्सपेक्टेड कितना है, एक्चुअल में फर्क कितना है, ये भी हमें नहीं पता। लेकिन क्या ये पता है कि हर इन आइदर ऑफ द केस टोटल ने 12,500, तो उसकी फिर मैंने एक वर्किंग करके इनपुट निकालने की कोशिश की। सॉरी 10 तक लिखा, कौन सी साइड का कौन सी साइड से डिफरेंस लिया मैंने? क्रेडिट साइड का डेबिट साइड से डिफरेंस लिया, सॉरी 10,000 होना चाहिए था सॉरी। तो काइंडली इसको आप भी इसी तरह वर्किंग लिखें। 82,500 इनपुट के सामने आना। मैंने दो लाइनें इसलिए छुड़वाई थी प्लीज, उसमें से एक लाइन यूज करना।
ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज आते हैं। वैसे तो नॉर्मल लॉस है भी हमारे सवाल में। नॉर्मल लॉस के वर्ड से आपका ज़हन एक्सपेक्टेड लॉस की तरफ जाना चाहिए, तो फिर बाद की बात अगर एक्सपेक्टेड ना हो तो एक्चुअल ही एक्सपेक्टेड होगी, वो एक बात की बहस है। तो हमारे सवाल में नॉर्मल लॉस की एक्सपेक्टेशन है, उसकी एक वर्किंग होनी चाहिए, फिर उस वर्किंग के रिजल्ट में पता चलेगा अबव एक्सपेक्टेड है, इक्वल टू एक्सपेक्टेड है, या लेस देन एक्सपेक्टेड है एक्चुअल लॉस। ठीक है, एनी कंफ्यूजन वाला मेरी किसी बात में कोई कंफ्यूजन रह गई? ये ऑनलाइन स्टूडेंट सर्कल जी सर, अब क्या रह गया? अच्छा ये लेजर आप दोबारा देखें, 12,500 देखें, मेरा ख्याल अब तो बैलेंस हो सकता है, मेरा ख्याल है अब तो बैलेंस हो सकता है। अगर एक्चुअल लॉस ना होता, 12,500 जहन से निकाले थे एक सेकंड, अगर वो सवाल में ना होता फिर हम मजबूरन क्या करते, बैलेंस करते और जो डिफरेंस आता उसे क्या समझ के बात खत्म कर देते, नॉर्मल भी और एक्चुअल भी। लेकिन अभी भी हो सकता है कि इस लेजर में दो फिगर्स मिसिंग हो। कौन कौन सी? नॉर्मल भी और एबनॉर्मल लॉस भी, या नॉर्मल भी और एबनॉर्मल गेन भी। तो अभी भी हम इस सवाल में, क्योंकि एक्सपेक्टेड लॉस की परसेंटेज अवेलेबल है, इसे एज इट इज बैलेंस नहीं कर सकते। हम इसे बैलेंस करेंगे, लेकिन पहले अब क्या ढूंढ के, नॉर्मल लॉस बेस्ड ऑन परसेंटेजेस ढूंढ के फिर इसे बैलेंस करेंगे। तो नेक्स्ट अब किसकी वर्किंग रहेगी? हेडिंग लिखें, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस की जो वर्किंग करवा रहा है एग्जामिनर इस सवाल में, उसकी जरा लाइन पढ़े, क्या कहता है? 10% ऑफ व्हाट, ब्रैकेट में लिखें 10% ऑफ टेस्टेड यूनिट्स। तो आज एक नई चीज हमारे सामने आनी कि ये टेस्टेड यूनिट्स आखिर क्या चीज है, किसका 10%? टेस्टेड यूनिट्स का 10%। ये वर्ड हमारे लिए नया है, अभी तक हमने पहले ये नहीं सुना। हमने पहले कौन कौन से वर्ड सुन लिए हैं विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस, इसको भी जरा रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं सीधा देख लेते, अब क्वेश्चन निकालिएगा, आंसर नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 से जरा शुरू करें, जो चीजें हो चुकी हैं जरा सीधा रिवाइज। क्वेश्चन नंबर 1 का पेज, बुक में से पेज, सवाल देखना, पेज 41 उन्होंने जी, उसमें कहीं मतलब 42 पे शायद होगा जहां आगे सवाल कंप्लीट हो रहा है, वहां जरा थोड़ा सा तरीका भी उसने डिफरेंट अडॉप्ट किया था पहले सवाल में। एक्सपेक्टेड आउटपुट इज 80% ऑफ इनपुट इन प्रोसेस 1 एंड 90% इन प्रोसेस 2 आई थिंक। ऐसे ही सर, क्या चीज किसका 90% थी प्रोसेस 1? एक्सपेक्टेड आउटपुट इनपुट का 80% थी प्रोसेस 1 में। इन अदर वर्ड्स नॉर्मल लॉस 20% था इनपुट। हमने इस क्वेश्चन में क्या किया होगा आपको पता है? सोच कर बताना। इनपुट उठाई होगी और उससे रेट लगाया होगा, देख लें ये याद आ जाएगा, जहन में याद आ जाएगा सर। इनपुट किधर होती है लेजर में? तो वहां से हमने फिगर्स उठाई होगी और रेट से मल्टीप्लाई किया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जामिनर परसेंटेज को लिंक कर रहा है इनपुट के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में लॉस की परसेंटेजेस दी हुई हैं एक्स वाई जी प्रोसेसेस में, दी हुई है सर।
लेकिन वहां एक नई चीज पता चली थी कि परसेंटेज तो दी है, ये नहीं बताया किसका। तो नीचे फिर हमने एक नोट पढ़ा था कि अगर ना बताया हो किसका तो फिर किसका, फिर इनपुट। क्वेश्चन नंबर 3 में जाए, बल्कि 3 में शायद 3 है नहीं, 4 में जाए, बल्कि 4 5 इसलिए छोड़ा उसमें लॉस था ही नहीं। 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 का पेज नंबर बताएं। 47 वाले सवाल के अंदर जाएं, नॉर्मल लॉस की परसेंटेज बताएं, लेकिन सेंटेंस पूरा पढ़ दें, ऑफ आउटपुट का मतलब बता दें। अब आउटपुट से रेट लगना था, या हमने लाख ढूंढने, कहीं लाख यूनिट ढूंढने आउटपुट के, हमने लाख से मल्टीप्लाई किया था। अब इनपुट से क्यों नहीं किया था? क्योंकि एग्जामिनर की ख्वाहिश और थी, एक्सपेक्टेशन उसकी परसेंटेज आउटपुट से लिंक थी। अकॉर्डिंगली हमने आउटपुट ऑफ 1 लाख से मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेड लॉस निकाला था। आप बोर्ड पे जरा देखें, यहाँ उसकी ख्वाहिश ही जरा डिफरेंट हो गई है। ना इनपुट वर्ड यूज कर रहा है, ना आउटपुट वर्ड यूज कर रहा है, एक नया वर्ड कौन सा आ गया है। तो आज हमें ये समझना है कि टेस्टेड यूनिट्स तक कैसे पहुंचा जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखें, टेस्टेड यूनिट्स। अब टेस्टेड यूनिट्स का मीनिंग बता दें जरा, स्टोरी में क्या बनता है, बाकी कैलकुलेशन में बता देता हूँ। आपका क्या ध्यान कहता है टेस्टेड यूनिट से मुराद क्या है? देखिए प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है, प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है, यूनिट्स से कुछ पिछले पीरियड से आ रहे हैं, कुछ और इनपुट हो रहे हैं। टेस्टेड का मतलब ये है कि यूनिट्स को चेक किया जा रहा है कि सही कौन से हैं, खराब कौन से हैं, लॉस कौन से हैं। तो टेस्टिंग का मतलब कि यूनिट्स को चेक किया जा रहा है टू इंश्योर कि सही बन रहे हैं या खुदा न खासा लॉस होता जा रहा है। और अगर फॉर एग्जांपल कोई लॉस आइडेंटिफाई होगा तो आप फिर उनको अलग कर देंगे ताकि उन पे बाकी खर्चा होकर ऐसी कॉस्ट वेस्ट ना हो। लेकिन अगर सही यूनिट्स बनते जा रहे होंगे तो फिर आप उनको कंप्लीट भी कर लेते होंगे। किस स्टेज पे ये काम होता होगा, फर्स्ट पैराग्राफ में जाए सवाल के, वो हमें क्वेश्चन में एग्जामिनर ने इस केस में बताया कि 50% कंप्लीट पे। हाँ हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में 100% कंप्लीशन पे हो, किसी पे 80 हो, 70 हो, ये डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इंस्पेक्शन स्टेज पे यूनिट्स को टेस्ट किया जा रहा होगा टू आइडेंटिफाई कि सही यूनिट्स कौन से हैं और लॉस्ट यूनिट्स इफ एनी कौन कौन से। ठीक हो गया? तो टेस्टेड यूनिट्स अगर आपने निकालने हो तो यकीनन एक वर्किंग टॉपिक नहीं है, लेकिन ये कोई खास इतनी इशू वाली बात नहीं है। आपने चंद फिगर्स पहले गौर से देखनी है, मुझे ढूंढ के बतानी है, आराम से तसल्ली से बाद में लिखते रहिए। सबसे पहला काम ये करना होता है टेस्टेड यूनिट्स निकालते हुए कि आपने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स ढूंढ लेने। बता देंगे कितने हैं? 15। अगला काम फिर आपने ये करना होता है कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो क्वेश्चन में है वो लिखवानी होती है। यहाँ फिर एक और गेम आ रही है और हमें फिर आगे पीछे आना पड़ना है, तो फुल कंसंट्रेट करना है। क्या ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स 75% कंप्लीट है? कहाँ लिखा है 75% कंप्लीट है? ये एडिशन पोजीशन नंबर 1 में है। अब 75% कंप्लीट तो ठीक है, लेकिन दोबारा जरा फर्स्ट पैराग्राफ में जाए, रॉ मटेरियल के एंगल से वो कहता है शुरू में लग जाता है। तो क्या रॉ मटेरियल सारा लग गया होगा या वो भी 75% लगा होगा? वो सारा कैसे लग गया होगा? वो कैसे सारा लग गया होगा? क्या मटेरियल लगता है और फिर प्रोसेसिंग शुरू होती है? कहाँ लिखा हुआ है ये? नहीं मतलब सवाल में लिखा हुआ, मतलब सही तरह पढ़ना। रॉ मटेरियल इज एडेड एट द, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लाइन? क्या मटेरियल शुरू में लग जाता है? इट मीन उसके बाद सिर्फ कन्वर्जन का काम होता है। तो क्या मटेरियल 100% है इसका और कन्वर्जन कॉस्ट 75% है? लेकिन यहाँ रुक के जरा, कुछ क्वेश्चन में ये कंप्लीट वर्ड पहले भी आया है, लेकिन वहां शायद हम कुछ और ही करते रहे। तो प्लीज 2-3 सवालों में अभी मैंने पीछे लेके जाना है आपको। तो सबसे पहले पहुंचे क्वेश्चन नंबर 8 में। एक सेकंड का भी कंसंट्रेशन लैब सब हमारे लिए अफोर्डेबल ही नहीं रहा पिछले कुछ दिनों से और आगे कई दिनों तक। क्वेश्चन नंबर 8 में नेक्स्ट पेज पे जाके जहां ये क्वेश्चन एंड हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 के एंड में आखिरी लाइन में स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के वर्ड्स पढ़े गए। सेंटेंस थोड़ा ऊंची आवाज में पढ़ दीजिएगा। 1/4 कंप्लीट एंड 3/4 कंप्लीट। यहाँ कंप्लीट वर्ड्स थे
और यही वर्ड्स अभी इस सवाल में भी नजर आए, जल्दी से देखें दोबारा। पॉइंट नंबर 1 एडिशनल इंफॉर्मेशन, यहाँ भी इसी तरह के वर्ड्स हैं कंप्लीट, लेकिन इसका जरा आंसर ढूंढने क्वेश्चन नंबर 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 का रजिस्टर में आंसर ढूंढे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में एक चीज से पहले जहन से निकाल देनी फौरन है, दैट इज कि ये सेकंड प्रोसेस था, तो प्रोसेस 1 के एंगल से 100% होंगे, उसकी बहस नहीं होगी। ये अंडरस्टूड बात है कि जो सेकंड डिपार्टमेंट में यूनिट चल रहे हैं वो प्रोसेस 1 के एंगल से कंप्लीट होंगे। बात उसकी नहीं हो रही, बात उसकी हो रही है जिस प्रोसेस में ये वर्किंग प्रोसेस है। अब जब उसने कहा कंप्लीट 1/4 कंप्लीट या फॉर एग्जांपल 3/4 कंप्लीट, तो आपने किस किस के एंगल से कंप्लीट समझा? आपने मटेरियल के एंगल से भी 3/4 कंप्लीट समझा, लेबर के एंगल से भी 3/4 कंप्लीट समझा, और ओवरहेड्स के एंगल से भी कंप्लीट 3/4 समझा। इसीलिए आपने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का एक कंबाइंड कॉलम बनाया डिपार्टमेंट 2 के एंगल से। इस कंप्लीट से हमने क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्या कितना कितना कंप्लीट समझा, मटेरियल भी, लेबर भी, ओवरहेड्स भी। 3/4 आई एम टॉकिंग अबाउट क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस, 3/4 कंप्लीट समझा। 3/4 क्लोजिंग का बता दीजिएगा, पर 3/4 भी अगर हो ओपनिंग के एंगल से तो वो भी 3/4 मींस मटेरियल लेबर ओवरहेड्स के एंगल से, और अगर क्लोजिंग 1/4 है तो क्लोजिंग 1/4 मींस कंप्लीट मींस मटेरियल लेबर ओवरहेड्स के एंगल से। हमने तीनों के एंगल से इस कंप्लीट का मतलब मटेरियल भी समझा, लेबर भी समझी, ओवरहेड्स भी समझे, इसीलिए हमने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का एक कंबाइंड कॉलम बना लिया। अब इस क्वेश्चन में जो अभी कर रहे हैं, यहां भी वर्ड्स कंप्लीट है सर जी, यहाँ भी वर्ड्स कंप्लीट है सर, लेकिन यहाँ जब कंप्लीट वर्ड्स हैं तो बोर्ड पे देखें, मैंने लिख दिया मटेरियल 100%, बल्कि लिखा नहीं, मटेरियल 100%, मटेरियल 100% एंड कन्वर्जन कॉस्ट 75%। क्या यहाँ कंप्लीट और वहां कंप्लीट एक ही बात नहीं है? नहीं, वर्ड सेम है। कंप्लीट ढूंढे वर्ड्स, कंप्लीट, कंप्लीट कहाँ? क्वेश्चन नंबर 8 में भी, और कंप्लीट कहाँ? ये फाउल लिमिटेड में भी। लेकिन इस कंप्लीट और उस कंप्लीट में कोई फर्क भी है? क्या फर्क है? जरा इस फाउल में है, फाउल के फर्स्ट पैराग्राफ में है, इस फर्स्ट पैराग्राफ की 1 सेकंड के लिए सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन इग्नोर कर रहे हैं, सेकंड लाइन की में फर्स्ट पॉइंट इग्नोर करते हैं। ये मटेरियल बेंच वाली अगर लाइन ना होती तो 75% कंप्लीट का यहां भी मतलब क्या होता? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स तीनों के एंगल 75%। What is the new thing in this question which was not in that question number 8? अब दोबारा जाए क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में बाहर जाए, वहां आपको मटेरियल के एंगल से कोई ऐसा सेंटेंस नहीं मिलेगा कि मटेरियल कब लगता है। तो मटेरियल कब लगता है अगर हमें नहीं पता तो वी अज्यूम कि वो भी वैसे ही लगता है साथ साथ जैसे लेबर ओवरहेड्स लगते हैं साथ साथ। What is the new sentence in Fowl Limited which was not in question number 8? Material is added in the beginning of the process. लेकिन एक मसला और है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पहले देखें फिर आंसर की बात करो। क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 47। हिम्मत हिम्मत जवानों हिम्मत। वहां हमने एक और साइंस पढ़ाई थी, एक बार चले ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस में, उसकी ब्रैकेट पढ़े 75% कंप्लीट। सिर्फ अब यहाँ कंप्लीट नहीं था, एज टू कन्वर्जन भी लिखा हुआ था। तो कन्वर्जन में क्या क्या आता है? कन्वर्जन में क्या क्या आता है? लेबर ओवरहेड्स, जस्ट लेबर ओवरहेड्स आते हैं। यहाँ मैंने आपसे कहा था कि अगर मटेरियल के एंगल से स्टेज ऑफ कंप्लीशन का ना पता हो तो फिर उसे 100% कंसिडर किया जाता है। नीचे नोट पढ़े। अब क्वेश्चन नंबर 6 और 8 में क्या फर्क है? हिम्मत हिम्मत हिम्मत। अब 8 पे 1 मिनट आएगा, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 8 में वर्ड्स बस कहाँ खत्म हो गए?
1/4 कंप्लीट, 3/4 कंप्लीट। किस के एंगल से कितना कितना कंप्लीट? सिर्फ कंप्लीट, सिर्फ कंप्लीट। और 6 में क्या था? कंप्लीट एज टू कन्वर्जन। कन्वर्जन के एंगल से अगर 75% कंप्लीट है तो मटेरियल के एंगल से इंफॉर्मेशन नहीं है तो 100% है। लेकिन वहां कौन से वर्ड्स मिसिंग है क्वेश्चन नंबर 8 में? कंप्लीट एज टू कन्वर्जन मिसिंग है। तो एज टू कन्वर्जन अगर नहीं लिखा हुआ तो वी अज्यूम कि सब के एंगल से 100% कंप्लीट है। सॉरी, सब के एंगल से 1/4 या 3/4 विच एवर इज द केस रिस्पेक्टिवली कंप्लीट है। तो 6 में और 8 में क्या फर्क है? सिर्फ कंप्लीट था 8 में, और 6 में बता दिया किसके एंगल से कंप्लीट, एंड दैट वाज कन्वर्जन। और देयरफॉर अगर मटेरियल का नहीं पता वो कितने परसेंट है तो वो 100%। ठीक है, अब 6 को जरा देखें फाउल के साथ। 6 और फाउल, अब 6 और फाउल में फर्क, 6 और फाउल में कोई डिफरेंस? 6 में लिखा हुआ है 75% कंप्लीट एज टू कन्वर्जन। यकीनन फाउल में जो है एडिशनल फॉर्मेशन का पॉइंट 1, उसमें लिखा हुआ है 75% कंप्लीट। अब एज टू कन्वर्जन तो मिसिंग है, तो ये फर्क तो है। और अगर इस फर्क को ज़हन में रखा जाए तो ये फाउल लिमिटेड है क्वेश्चन नंबर 8 जैसा, कंप्लीट कंप्लीट ये वर्ड मैच हो गया। लेकिन अब डिफरेंस क्या है इस फाउल में? अब यहाँ एक एडिशनल चीज बताई हुई है जो कहाँ नहीं बताई हुई थी क्वेश्चन नंबर 6 में। 8 में भी नहीं थी, 6 में भी नहीं, लेकिन एक 6 के साथ 6 में ये नहीं बताया हुआ था कि मटेरियल बिगनिंग में लगता है वहां, लेकिन कन्वर्जन की सिर्फ स्टेज ऑफ कंप्लीशन होने की वजह से हमने ये अज्यूम किया कि मटेरियल शुरू में लगता होगा। लेकिन जब आप फाउल में आते हैं तो लिखा तो उसने कंप्लीट है, लेकिन क्योंकि मटेरियल का अलग बताया है कि वो शुरू में लग जाता है, देयरफॉर फाउल लिमिटेड में कंप्लीट का मतलब कंप्लीट एज टू कन्वर्जन है। ये कंप्लीट एज टू कन्वर्जन मैंने एक्स्ट्रा वर्ड्स क्यों लगाए हैं? क्योंकि मटेरियल के एंगल से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि इट इज एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। तो 6 और 8 में प्लीज क्या फर्क है? स्टेज ऑफ कंप्लीशन सिर्फ कन्वर्जन की पता है, मटेरियल शुरू में लगता होगा ये हमने ज़्यूम किया। फाउल में लिखा तो कंप्लीट है, लेकिन क्योंकि मटेरियल शुरू में बताया है कि लगता है, इसलिए फिर वो कंप्लीट एज टू कन्वर्जन ही होगा। अब आ जाएगा फाइनली आखिरी स्टेप में 8 को दोबारा वापस। 8 का क्या फर्क है दोनों से? 8 में ना ये बताया है कि मटेरियल शुरू में लगता है, और ना ही 8 में कंप्लीट के बाद एज टू कन्वर्जन लिखा हुआ। वहां सिर्फ क्या लिखा हुआ है? कंप्लीट। ना मटेरियल का बताया कि शुरू में लगता है, ना कंप्लीट के बाद ये बताया है कि कन्वर्जन के एंगल से कंप्लीट है। देयरफॉर फिर सिर्फ कंप्लीट का मतलब मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स तीनों के एंगल से उतना उतने परसेंट कंप्लीट जितना जितना गिरता। आप कुछ बात समझ आ गई मेरी? फाइनल आया जरा, फाउल पे वापस आए, बताएं क्या फिर सही है स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में लिखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाउल लिमिटेड? वाई मटेरियल 100%? वो तो कहता है 75% कंप्लीट, और वो ही ये भी कहता है कि मटेरियल शुरू में लगता है। देयरफॉर मटेरियल शुरू में लग जाने की वजह से 75% कंप्लीट मींस कंप्लीट एज टू कंप्लीट। अब ओके फ्रेंड्स, पहली लाइन लिखें, टेस्टेड यूनिट से वर्किंग हो रही है, एक लाइन आप लिखें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट से प्लीज साथ साथ कुछ हिम्मत की है मेरे। ये आफ्टर दिस कंप्लीट बहस हम जरा ये रिकॉल करने के हम करने का लगे थे, हम टेस्टेड यूनिट्स क्यों निकालने लगे थे? हम असल में नॉर्मल लॉस की वर्किंग करने लगे हैं, और एग्जामिनर ने नॉर्मल लॉस की वर्किंग को टेस्टेड यूनिट से लिंक किया हुआ है, और मैं आपके सामने टेस्टेड यूनिट्स कैलकुलेट करने का तरीका डिस्कस कर रहा था। तो उसमें स्टेप 1 ये है कि आपने क्या ढूंढना होता है, अपनी वर्किंग प्रोसेस के यूनिट्स ढूंढने और साथ उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन लिखना। अगला सुने पहले, अब बाकी लिखना होता है। देन बेटा सेकेंडली आपने ढूंढनी होती है इनपुट। इनपुट क्वांटिटी बताएं, 82,000 थे साथ। अब इनपुट क्वांटिटी जो है
इस पे तो काम हमारे पीरियड में स्टार्ट होना है, ऐसे ही? तो इसकी ऐसा किसी स्टेज ऑफ कंप्लीशन की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज जो आपने ढूंढनी है दैट इज क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। ढूंढने की कितने यूनिट्स? 1000 यूनिट्स है। इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन ढूंढ, इस तरह ना लिखे साथ साथ, पहले पहले कहा समझ में। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन। मटेरियल 100% क्यों लिखा मैंने? मटेरियल 100% शुरू में ऐड हो जाता है। कन्वर्जन कॉस्ट भी 75% क्लोजिंग की बताई हुई है, लेकिन एक छोटी सी चीज गलत तरफ में कहीं चली जाए। ये अंडरस्टूड है, लेटर दोबारा देखें। पहले ओपनिंग वाले 15,000 जो यूनिट्स हैं वो आउटपुट में चले गए हों। ये बाई चांस है कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन एग्जैक्टली वही है जो ओपनिंग की है। ये वही यूनिट्स नहीं होंगे, ये वही यूनिट्स नहीं होंगे। कौन से वही नहीं होंगे? ये ओपनिंग ही क्लोजिंग में नहीं पड़े। हाँ, अनलेस एग्जामिनर हमें बता दे, वरना नॉर्मली सिचुएशन इज 15,000 यूनिट्स पहले आउटपुट में कन्वर्ट हुए होंगे। आउटपुट टोटल है कितनी वैसे? 75 में 15,000 पहले ये होंगे। तो ये जो 10,000 यूनिट्स हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में, ये कहाँ से बचे होंगे? ये इनपुट में से रिमेनिंग बचे होंगे जिन पे काम जारी है, और जस्ट बाय चांस काम उतना ही कंप्लीट हुआ है जितना पिछले साल क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे कंप्लीट हुआ था। क्या ये हमेशा सेम होगा? क्या ये डिफरेंट हो सकता है? और जस्ट बाय चांस से सेम। क्या ये 10,000 यूनिट्स इनपुट में से बचे हैं या ओपनिंग में से बचे हैं? क्या ये ओपनिंग में से बच सकते हैं? बच सकते हैं अगर एग्जामिनर कहे कि हमने ओपनिंग में से बचा लिए थे और इनपुट में से पूरे कर लिए। लेकिन अगर वो ये ना कहे तो व्हाट इज अ नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन? पहले ओपनिंग कंप्लीट होंगे, फिर इनपुट में से कुछ कंप्लीट हो जाएंगे, कुछ इन प्रोसेस बच जाएंगे। तो नॉर्मली हम क्या अज्यूम करेंगे कि ओपनिंग कंप्लीट हो गए हैं और इनपुट में से फिर क्लोजिंग बचा होगा। तो एक चीज ये भी क्लियर कर दें। तीन चीजें मैंने कौन कौन सी उठा ली हैं? ओपनिंग उठाया, उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन लिखी। इनपुट उठाई, और नहीं, इनपुट उठाई, उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्यों नहीं लिखी मैंने? क्योंकि उस वक्त उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन कुछ नहीं होगी जिस वक्त मैंने उठाई। जब ये आउटपुट बन गए होंगे यूनिट्स, लेकिन इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन 100% होगी। और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन और यूनिट्स मैंने लिख ली है। ये तीन काम करने के बाद आखिरी काम आपने करना होता है, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन ढूंढनी होती है। अब दो वर्ड्स ऐसे हो गए जो इंटरचेंजेबली आपको महसूस होंगे इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन डिफरेंट मीनिंग है। एक मैं वर्ड भी यूज कर रहा था ब्रैकेट्स में, स्टेज ऑफ कंप्लीशन। इसका क्या मीनिंग होता है? कितना कितना काम हो गया, कितना कितना काम हो गया। अब मैंने वर्ड यहाँ यूज किया स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन। इसका क्या मतलब होगा? किस वक्त जाके यूनिट्स को टेस्ट किया, तो किस वक्त अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेस्ट किया जाता है? 50% कंप्लीट तो होते होंगे, लेकिन क्या मटेरियल 100% लग जाता होगा? ये बार मटेरियल 100% लगाने का मुझे कहां से शौक आ गया? लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट 50% पे ही पहुंचती होगी जब प्रोसेस 50% कंप्लीट। तो क्या मैं फाइनली कह सकता हूँ कि इंस्पेक्शन स्टेजेस एट 100% मटेरियल एंड 50% कन्वर्जन? ये थोड़ी मैंने एब्रिविएशंस बना दी, एम मटेरियल और सीसी कन्वर्जन कॉस्ट। तो इंस्पेक्शन स्टेज उसने कहा 50% कंप्लीट, मैंने मटेरियल साथ 100 क्यों लिख दिया? सर मैंने क्यों लिख दिया? क्योंकि वो बिगिनिंग में लग रहा है, तो 50% पे भी अगर आया है तो मटेरियल शुरू में ही सारा लग गया होगा। अभी मैंने ये नहीं बताया टेस्टेड यूनिट्स कैसे आने हैं। मैंने आपको क्या बताया? 4 चीजें चाहिए होती हैं। जरा देख के बोल दें कौन कौन सी? ओपनिंग प्रोसेस के यूनिट्स, उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन, इनपुट यूनिट्स, क्लोजिंग के यूनिट्स, उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन, और फाइनली इंस्पेक्शन स्टेज आपने ढूंढ के लिख लेनी होती है। फिर क्या करना है, यहाँ तक नोट कर लें, फिर करते हैं कुछ। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज साथ हो।
बैठे सर, नोट करने भी तो बताइए। जी सर, अब टेस्टेड यूनिट्स का इस वर्किंग से कैसे पता चलेगा? फुल कंसंट्रेशन, और इसमें बहुत से सिनेरियोस पॉसिबल हैं, लेकिन प्लीज जो जो मैं पहले बताऊंगा वो डिस्कस कर लीजिएगा मेरे साथ। अगर वो हो जाए और वो हो जाए, इंशाल्लाह वो बहस भी होती रहेगी। पहले ये बहस करनी फाइनल कीजिएगा। तरीका सर ये होता है कि सबसे पहले आप इंस्पेक्शन स्टेज जरा गौर से देखें। 100% मटीरियल एंड 50% कन्वर्जन कॉस्ट पे इंस्पेक्शन होती है, ये जहन में रखें। अब आप ब्रॉड डाउन यूनिट्स पे चले। ब्रॉड डाउन यूनिट्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है? इंस्पेक्शन स्टेज जहन में रख के जरा स्टेज ऑफ कंप्लीशन पढ़ो। क्या इन ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस के यूनिट्स को ऑलरेडी पिछले पीरियड में टेस्ट कर लिया गया होगा? क्या ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस के यूनिट्स इंस्पेक्शन स्टेज से आगे निकल गए हैं? कैसे आगे निकल गए हैं यार? इंस्पेक्शन स्टेज किस वक्त आती है? 50% कन्वर्जन, मटेरियल कन्वर्जन। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस पीरियड के स्टार्ट में खड़ा किस वक्त, किस जगह था? 100% मटेरियल एंड 75% कन्वर्जन। क्या इंस्पेक्शन स्टेज से ऑलरेडी गुजर गया था पिछले पीरियड में या हमारे वाले पीरियड में? क्या ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस वाले यूनिट्स हमारे पीरियड में इंस्पेक्ट हुए होंगे? हमारे पीरियड में क्यों इंस्पेक्ट नहीं हुए होंगे? ऑलरेडी इंस्पेक्शन स्टेज से गुजर गए थे लास्ट पीरियड में। तो क्या ये टेस्टेड स्टेज से आगे ऑलरेडी गुजर गए थे? तो क्या ये भी टेस्टेड यूनिट्स में काउंट होने चाहिए करंट पीरियड में? ये कब काउंट हो गए होंगे? पिछले पीरियड में क्यों काउंट हो गए होंगे? जिस स्टेज पे ये पहुंच गए हैं, ये ऑलरेडी 50% पे लास्ट पीरियड में टेस्ट हो चुके होंगे, विच मींस मैं करंट पीरियड के टेस्टेड यूनिट्स कैलकुलेट करते हुए इन ओपनिंग यूनिट्स को कंसिडर नहीं करूंगा। क्या मैं कभी भी नहीं करूंगा? कंसंट्रेट में कुछ फिगर चेंज करने लगा। लेट्स अज्यूम 35% होता है। नहीं अब तीसरा भी जज्बाती भी नहीं होना। आपने पहले इंस्पेक्शन स्टेज देखे, अब देखें क्या पिछले पीरियड में ओपनिंग यूनिट्स इंस्पेक्शन स्टेज तक पहुंच गए थे? तो अगर नहीं पहुंचे थे तो फिर मोस्ट प्रोबेबली हमारे पीरियड में ही इंस्पेक्शन स्टेज पे पहुंचे होंगे। तो क्या ये टेस्टेड यूनिट्स की वर्किंग में अब ओपनिंग यूनिट्स कंसिडर होने चाहिए? लेकिन एज इट इज अगर मैं क्वेश्चन के मुताबिक आ जाऊं तो क्या फिर कंसिडर होने चाहिए सर? क्यों कंसिडर नहीं होने चाहिए? इंस्पेक्शन हो चुकी होगी। लेकिन एक वेरिएशन और देखें, सपोज इंस्पेक्शन स्टेज 80% है, रिवाइज सिचुएशन में देखें चीजें। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन 75% ही है कन्वर्जन के एंगल से, लेकिन इंस्पेक्शन स्टेज 80% है। बताएं क्या पिछले पीरियड में इंस्पेक्ट हो गए होंगे? क्या फिर हमारे पीरियड में इंस्पेक्टेड यूनिट्स की कैलकुलेशन में आने चाहिए सर? लेकिन एज इट इज अगर वापस सवाल पे आ जाए तो ओपनिंग यूनिट्स को टेस्टेड यूनिट्स की वर्किंग करते हुए कंसिडर क्यों नहीं करना चाहिए? ऑलरेडी क्यों टेस्ट हो गए होंगे? इंस्पेक्शन स्टेज से आगे निकल गए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी शुड नॉट कंसिडर ओपनिंग यूनिट्स while calculating total tested units। इसके अलावा भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उनको जरा एक सेकंड रहने दें, पहले इधर दोबारा फोकस करना। क्यों मैंने हल्का सा क्रॉस लगाया है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्रॉस? ये टेस्टेड यूनिट्स में शामिल नहीं होने चाहिए। आफ्टर दिस बहस अब ओपनिंग यूनिट्स हमारी डिस्कशन से बात करें। अब आगे इनपुट यूनिट्स। क्या इनपुट यूनिट्स इसी पीरियड में प्रोसेस में आए होंगे? तो क्या इनपुट यूनिट्स सारे टेस्ट हो गए होंगे, इसी पीरियड में हुए होंगे? इसका डिसीजन लेना होता है आपने क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस को साथ रिलेट करके।
क्या जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के 10,000 यूनिट्स हैं ये इसी इनपुट में से बचे हैं? एक दफा ये बिल्कुल फाइनल होनी चाहिए बात। ओपनिंग किधर गए? ओपनिंग किधर गए? प्रोडक्शन में चले गए, बस चले गए। आउटपुट ज्यादा है, कुछ इनपुट के भी गए होंगे। तो क्या 10,000 यूनिट से बन रहे हैं ये इनपुट में से बचे होंगे? तो क्या इनपुट सारी टेस्ट हो गई है या नहीं, इसका डिसीजन क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के साथ होगा। पहले क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की अब स्टेज ऑफ कंप्लीशन देखें और साथ स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन के कंपेयर करें। क्या क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स भी इंस्पेक्शन स्टेज से आगे निकल गए हैं? क्या ये जो आगे निकले हमारे पीरियड में निकले होंगे या पिछले पीरियड में निकल गए होंगे? तो पिछले पीरियड में तो निकल गए थे, तो पिछले पीरियड में निकले थे वो तो अब आउटपुट में होंगे। क्या क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इनपुट में से बचा है? इनपुट में से बचा है। और क्या क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की इंस्पेक्शन भी हमारे पीरियड में हो गई होगी? ये कैसे हम कह सकते हैं? स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है 50% और स्टेज ऑफ कंप्लीशन है 75% ऑफ द क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। क्या हमारे ही पीरियड में इंस्पेक्शन इनकी होने के बाद ही आगे निकले हैं? अगर फॉर एग्जांपल हिस्सा हो जाए, कंसंट्रेट ओपनिंग मैच में नहीं माना, इनपुट यूनिट्स 92,500, क्लोजिंग है 10,000, स्टेज ऑफ कंप्लीशन देखें। क्या हमारे पीरियड में क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस टेस्ट हो गया है? क्यों नहीं हुआ है? वो इंस्पेक्शन स्टेज पे ही नहीं पहुंचा है। तो इस केस में 82,500 सारा इंस्पेक्ट नहीं हुआ होगा। 82,500 में से 10,000 माइनस करके 72,500 टेस्टेड यूनिट्स बनेंगे। लेकिन अगर वही इंस्पेक्शन सॉरी वही कंप्लीशन स्टेज लिखी जाए जो क्वेश्चन में गिवन है, तो आप मीनिंग बताएं। क्या क्लोजिंग भी इंस्पेक्ट हो चुका है? क्या क्लोजिंग भी इंस्पेक्ट हो चुका है? क्या क्लोजिंग भी इंस्पेक्ट हो चुका है? तो क्या इसका मतलब सारी इनपुट टेस्ट हो चुकी है? क्या इस तरह करेंगे 82,500 प्लस 10,000? अब ये आखिरी मसला सुना था, पहले क्लोजिंग का फाइनल करना था। क्या क्लोजिंग हमारे पीरियड में टेस्ट हो गए होंगे? वो क्यों इंस्पेक्शन स्टेज से आगे निकल गए, टेस्ट तो हो गए होंगे। लेकिन क्या ये क्लोजिंग बच्चे जो है ये इनपुट में से ही बचे हैं? तो क्या हम ये कहें सारी इनपुट टेस्ट हो गई है, या हम ये कहें 82,500 प्लस 10,000 मीन 92,500 टेस्ट हो गए? ये 10,000 बचे कहां से? तो इस स्टेज में वी विल से 82,500 सारी इनपुट टेस्ट हो गई। लेकिन अगर 45% हो जाए, कंसिडर अगर 45% हो जाए तो अब आप क्या बोलेंगे? 72,500 कैसे? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस अभी टेस्ट नहीं हुआ, तो इसका मतलब 82,500 की सारी इनपुट नहीं, माइनस 10,000 रिमेनिंग यूनिट्स टेस्ट हुए होंगे। लेकिन जब क्लोजिंग टेस्ट हो गया हो तो क्या क्लोजिंग को प्लस कर लें या क्लोजिंग होता ही इनपुट में से है? अब फाइनल बोल दें जरा, यहाँ कौन से यूनिट टेस्ट हुए? दोबारा जरा पूरी रिवीजन करें, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस से दोबारा शुरू करें। इंस्पेक्शन स्टेज सामने रखें, इंस्पेक्शन स्टेज 150। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हमारे पीरियड में टेस्टेड यूनिट्स में आएंगे या नहीं? क्यों नहीं आएंगे? ऑलरेडी टेस्टिंग स्टेज से आगे निकल गए थे पीरियड के स्टार्ट पे, विच मींस डेफिनेटली पिछले पीरियड में टेस्ट हो गया। इसका मतलब ओपनिंग हमारे टेस्टेड की बेस से बाहर निकल गई। फिर 82,500 मींस इनपुट की जो आपने टेस्टिंग फाइनल करनी है उसका तरीका ये है कि उसको क्लोजिंग के साथ रिलेट करके देखना है। क्लोजिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन हमारे इस क्वेश्चन में है 75%, which is after the testing stage of 50%, which means closing भी टेस्ट हो गया होगा। in other words सारी 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 इनपुट टेस्ट हो गई होगी, which means what are tested units? 82,500 plus 10,000, प्लस 10,000 नहीं, इसी में से तो 10 है, तो प्लस नहीं, 82,500 मींस सारी इनपुट टेस्ट हो गई है। तो व्हाट इज दिस 82,500 फाइनली? टेस्टेड यूनिट्स।
क्या इसका मतलब, एक सेकंड हटें, थोड़ा शदीद खतरा है यहाँ। क्या इसका मतलब सिर्फ इनपुट ही टेस्टेड यूनिट्स में आया करेगी? क्या इनपुट ही टेस्टेड यूनिट्स में आया करेगी? जस्ट बाय चांस यहाँ जिस तरह से डाटा रेंज हुआ है, इनपुट ही सिर्फ टेस्ट हुई है हमारे पीरियड में, वरना डेफिनेटली ये कोई रट्टे वाली बात नहीं है। हम किसको किससे कंपेयर किया करेंगे? इंस्पेक्शन स्टेज को स्टेज ऑफ कंप्लीशन से कंपेयर किया करेंगे, और इंशाल्लाह बहुत से सिनेरियोज बन जाएंगे और भी उनकी डिस्कशन बाद में करेंगे। यहाँ तक होगा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है मेरा? आपकी एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन चाहिए, ये मैं रोज ही करना शुरू हो गया हूँ, और आई होप कि आपको भी पता चल रहा है कि क्या होगा। तो अगर टेस्टेड यूनिट्स आपने फाइंड आउट करने हैं यहाँ से ऑनवर्ड्स, तो चार चीजें क्या चाहिए? ओपनिंग, इनपुट, क्लोजिंग, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन, और ओपनिंग क्लोजिंग की स्टेज ऑफ कंप्लीशन। एक डिफरेंस क्लियर है? स्टेज ऑफ कंप्लीशन एंड स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन। स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब किस स्टेज पे चेक किया जा रहा है, टेस्ट या अच्छा एक वर्ड है टेस्ट और एक है इंस्पेक्ट, ये भी डिफरेंट है। इंस्पेक्शन स्टेज पे टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग इंस्पेक्शन शायद इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। असल में उसने यूज किया ना वर्ड, जरा पहले इंस्पेक्शन लिखा बाद में टेस्ट लिखा, जरा पढ़े। इंस्पेक्शन स्टेज कौन सी है? पहले इंस्पेक्शन वर्ड यूज किया, तो क्या मतलब इंस्पेक्शन? इंस्पेक्शन का मतलब सर चेक करना, टेस्ट करना, इंटरचेंजेबली यूज हो रहा है। चलें मतलब ज्यादा मुश्किल हो रहा है। ये 82,500 टेस्टेड यूनिट्स आ गए सबके, आखिरी स्टेप करवाएं, परसेंटेज बताएं। अब ये सारे टेस्टेड यूनिट्स ही एक्सपेक्टेड लॉस है या इसका 10% है? तो इनटू 10% जब आप करेंगे तो 8250 क्या आ गया? एक्सपेक्टेड लॉस मींस नॉर्मल लॉस। देखिए एनी कंफ्यूजन? चलिए नोट आइए लेजर फाइनल करें। क्या मिल गया आखिरकार? नॉर्मल लॉस के सामने कितने यूनिट्स आ गए? क्या लेस देन एक्सपेक्टेड है? नहीं, ये एक्सपेक्टेड है, ये लेस लॉस कोई नहीं है। क्या एक्चुअल लॉस मोर देन एक्सपेक्टेड है? मोर देन एक्सपेक्टेड है। 12,500 की गेम फिर आ गई है। अब बताएं फाइनली 12,500 कहाँ लिखे? है 12,500 कहीं नहीं। अब बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करें। 82,8250 माइनस 12,500 4,250 क्या है? 4,250 क्या लॉस एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हुआ? अब डेफिनेटली लेजर एबनॉर्मल लॉस के एंगल से बैलेंस भी हो सकता है, अगर आप बैलेंस करेंगे तब भी ये फिगर आ सकती है, और डेफिनेटली कैलकुलेट भी हो सकती है। कैसे? 12,500 टोटल लॉस माइनस एक्सपेक्टेड लॉस। लिख लें, वर्किंग लिखें। बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे आपको आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। बाकी अब लेजर यूनिट्स बैलेंस कर लें, दोनों साइड्स का टोटल करके देखना होता है। 97 चले, अब रिमेनिंग टाइम थोड़ा सी हमारे पास है कि मतलब क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। कर लें, बताएं आगे क्या करना है। बस ये नई चीज सी बड़ा, बाकी एवरीथिंग इज नॉट एज इट इज जैसे पुरानी। रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस स्पीड अप इन 1.25
1.25 है 5 है 1.5 5 to 50 into 1.5 आंसर बताइएगा 12375 बड़ा सा हो गया एंट्री बता दें इसकी तरफ नॉर्मल लॉस डेबिट प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट कैश का डिसीजन तो उसके लेजर में जाकर लेंगे रेफरेंस लिखेंगे ये बाकी जो चीजें बच गई हैं इनके पे कॉस्ट एलोकेट होनी है सर नॉर्मल लॉस की भी तो रिकवरी वैल्यू लिखें नॉर्मल लॉस को कॉस्ट एलोकेट होनी है रिकवरी वैल्यू होनी है कॉस्ट एलोकेट होनी है क्लोजिंग भी है वो भी है इक्वल यूनिट्स की तरफ है अब अपने फर्स्ट पे चले जाए बाकी अब जो काम है वो आपसे एग्जामिनर ने भी मांगे इक्वल यूनिट्स लेकिन मेरी सजेशन हमेशा वही है इक्वल यूनिट्स का टेबल बनना तो है पहले लेकिन पर यूनिट की अमाउंट्स लिखने के बाद डिसीजन लें कि कौन से यूनिट्स बेस में आने हैं तो पहले इक्वल यूनिट्स का टेबल बन तो रहा है लेकिन इसको कंप्लीट करने से पहले पर यूनिट की अमाउंट्स लिख लिया करें ये क्वेश्चन देखें लेजर देखें सब कुछ देखें बताएं किस किस का पर यूनिट निकलेगा मटेरियल का और कन्वर्जन का मटेरियल और कन्वर्जन का अलग क्यों निकलेगा मटेरियल के एंगल से स्टेज ऑफ कंप्लीशन अब डिफरेंट हो गई हैं क्योंकि वो शुरू में लग रहा है और कन्वर्जन साथ साथ लग रही है देन यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में आनी चाहिए क्वेश्चन 5 से होना है वेटेड एवरेज से अच्छा घर वाला क्वेश्चन तो आपने बताया नहीं कि आपने किस मेथड से किया दोनों से कर लिए 2 दफा कर लिया है और सच्ची जरूरत नहीं पड़ी है सर मतलब जरूरत ही नहीं थी मतलब ये सोचने की दोनों से कोई नहीं किया मतलब ये बहस ही नहीं थी ये बहस ही नहीं थी यार दोनों से कोई नहीं किया मतलब जरूरत नहीं पड़ी मतलब दोनों से कैसे कर लिए एक दफा सॉल्व किया जी यहाँ वेटेड एवरेज से करना है सर वेटेड एवरेज से गेम ऑन कर दें बताएं फिगर्स मटेरियल की करना चाहिए सर जी अब रिपीट हो रहा है हिम्मत 90,000 लेना और यार 115 लेना 115 इकट्ठा नहीं लेना अलहदा अलहदा लेना 90 अलहदा 90 में कितना ऐड हो जाना 547 125 और नीचे कन्वर्जन में 25,000 प्लस 228875 एक और चीज ढूंढने लेजर की क्रेडिट साइड पे रिकवरी वैल्यू भी है उसका डिसीजन लें उसका क्या करना है फर्स्ट कॉस्ट कंपोनेंट कौन सा है मटेरियल 12375 ओपनिंग अमाउंट्स के लिए हमने क्योंकि वेटेड एवरेज मेथड है अब इन अमाउंट्स को लिखने का पर्पस ये है कि आपके जहन में अब ये रहे कि इन अमाउंट्स की बेस ढूंढनी है टेबल में तो टेबल में किस किस नाम से कॉलम बन जाएंगे मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट किस किस पे एलोकेट होनी है फिनिश गुड्स पे अच्छा फिनिश गुड्स का एक मसला हल करेगा फिनिश गुड्स के टोटल यूनिट्स है 75,000 एक मिनट ठहर जाए उनको फिलहाल इकट्ठा इसलिए लिखना है क्योंकि पॉइंट नंबर 3 पढ़े वो जो कॉस्ट इन पे एलोकेट होगी ना वो बाद में फिर इनके वेट की बेस पे एलोकेट होगी पढ़ लें पॉइंट नंबर 3 ये दो प्रोडक्ट्स है एक्स और वाई एक्स है और वाई है इनकी पहले टोटल कॉस्ट ही आएगी जो बाद में किस बेस पे एलोकेट हो जाएगी वेट की बेस पे एलोकेट हो जाएगी विच मींस मैं 75 इकट्ठा लिख रहा हूँ इकट्ठा क्यों लिख रहा हूँ पहले टोटल कॉस्ट आ जाए और उसके बाद फिर उसका ब्रेकअप कर लेंगे वेट के एंगल से डन है सर एबनॉर्मल लॉस 4
एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 10,000। चलिए मैं इस तरह करें, जरा टाइम अब कम हो रहा है, ये बात थोड़ी सी और डिटेल में चलनी है। आप लोग यहाँ से जरा घर के लिए रखें, मैं फिर परसों डिस्कस करता हूँ। थोड़ा सा स्टेप जरा इंडिविजुअली करके देखा था। यहाँ से ऑनवर्ड्स होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ, जरा टाइम लगेगा, तो मैं फिर यहीं से डिस्कशन मंडे को स्टार्ट करता हूँ। आप लोग इस तरह करिएगा, मैंने और कोई सवाल नहीं दे रहा। ये जो क्वेश्चन नंबर 7, 8 से गेम शुरू हुई है, इसको जरा कोई घंटा निकाल के कल रिवाइज सही तरह करना, इंशाल्लाह फिर फिनिशिंग टचेस देने हैं। लेकिन ये वाला जरा काइंडली कोशिश करें, जहाँ तक हो जाए इंशाल्लाह फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपकी कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी? नहीं बेटा, नई क्लास तो मेरी कोई नहीं है, क्योंकि जो नई क्लास तो नहीं है, एग्जिस्टिंग बैच ही है, लेकिन उसमें 3 टॉपिक्स हो गए हैं, एग्जिस्टिंग क्लास ही है। ठीक है, नई क्लास नहीं। प्रीवियस पीरियड में भी यही था, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन। हमें नहीं पता तो हर पीरियड में यही होगा, मुझे पता हो। ये करंट पीरियड में 50%, पिछले पीरियड की आप पता क्या है? अगर इंफॉर्मेशन नहीं फिर यही होगी पिछले पीरियड में। ये ठीक है बेटा, ये नया बैच कोई नहीं, आपने क्वेश्चन पूछा था, नया बैच तो नहीं, ऑलरेडी उसी पुराना बैच ही चला। ये इसी क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, बाकी क्वेश्चन नंबर 7 और 8 रिवाइज करना। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। जी प्रिंट निकाल दी थी पेपर से मैं पास। हाँ वो नीचे वाले का तो टेबल में, टेबल में। इसका कोई प्रिंट एक निकल सकता पहले? ठीक है, कलर इस तरह ही आएगा। ठीक है, मुश्किल है। ठीक हाँ हाँ, नहीं मतलब किस साइज का होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, वो तो फिर बाद की बात है ना, पहले तो पता तो चलता। नहीं नीचे अटेम्प्ट्स पे लिखो ना, कौन कौन से अटेम्प्ट, वो भी मेंशन करना। अटेम्प्ट्स अगर आ जाए सारा। इसको ये वाला भी खत्म कर दो, ये 4 इयर्स वाला खत्म कर दो, बाकी नीचे लिखा है। ठीक है, ये खत्म कर दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाकी इनकी जरा अटेम्प्ट्स मेरे ख्याल हो जाए। अटेम्प्ट्स यहाँ पे ये attempts- इस अटेम्प्ट में ये हुआ।